हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो एमपी टेट वर्ग 1 है, तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट है। आपको पता है इसमें कितनी यूनिट है? आपको सिलेबस के बारे में पता चल ही गया है। तो जो पहली यूनिट है ना, जीव जगत का वर्गीकरण, उसके हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सजीव जगत का वर्गीकरण है, ये यूनिट फर्स्ट है। तो इसका ये पहला क्वेश्चन, जीव जगत शब्द किसने दिया था? ठीक है, तो जीव जगत शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, लैमार्क एंड ट्रेविस ने दिया था। किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। अब आता है वर्गीकरण की इकाई क्या है। ठीक है, तो वर्गीकरण की इकाई क्या है? जाति। क्या है? जाति। अब अगला क्वेश्चन आता है, द्विनाम वर्गीकरण में होते हैं। द्विनाम पद्धति जो रहती है वो लीनियस ने दी थी। इसमें क्या होते हैं? तो इसमें क्या होते हैं द्विनाम पद्धति में? आपके ऑप्शन है टू नाम, एक नाम, जो दो पाद हैं, और दो टैक्सॉन। तो क्या होते हैं इसमें? इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि दो पद में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि हेलोफाइट क्या है। तो हेलोफाइट क्या होती है? नामकरण एवं प्रकाशन के लिए लेखन द्वारा निर्धारित एक प्रारूपी नमूना है। तो क्या है? एक प्रारूपी नमूना है। अब अगला क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण का प्रथम चरण क्या है। तो वर्गीकरण का प्रथम चरण क्या है? पहचान है। क्या है? पहचान। जब तक हम उस जीव की पहचान नहीं करेंगे, हम उसको वर्गीकृत नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण की नवीनतम शाखा क्या है। ठीक है, तो वर्गीकरण की नवीनतम शाखा कौन सी है? कैरियोटैक्सोनॉमी है। कैरियोटैक्सोनॉमी कौन सी? कैरियोटैक्सोनॉमी। अब आता है कि निम्न को आकार के हिसाब से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्न को आकार के हिसाब से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले जाति आती है। ठीक है, तो जाति देखो, जो आपका ये वाला, ठीक है, सबसे लास्ट का ऑप्शन नंबर 7 किस में है? तो देखो, आपके चारों ऑप्शन यानी कि इसमें है और इसमें है। ठीक है, बस ये दोनों में है, तो ये दोनों का तो कोई चांस ही नहीं है, तो गलत ही हो गए। उसके बाद क्या आता है? जाति के बाद, जाति के बाद आता है वर्ग। ठीक है, अब वर्ग देखो किस किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कट हो गया। तो इसका आंसर पहला सही हो गया। ठीक है, तो जाति आएगा, उसके बाद वर्ग आएगा, ठीक है, उसके बाद कुल आएगा। ठीक है, कुल कुल आएगा, उसके बाद गण आएगा, उसके बाद वर्ग आएगा, उसके बाद प्रभाग आएगा, उसके बाद जगत आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, कि छोटे टैक्सॉन के साथ रहने वाले टैक्सॉन के सदस्य अधिक लक्षण रखते हैं, कि गण वंशों का समूह है जो कुछ समान लक्षण रखते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि बिल्ली तथा कुत्ते को समान कुल फेलिडी में सम्मिलित किया गया है। और एक अगला टॉप मतलब ऑप्शन है, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलियस लीनियस ने दी थी। तो 8वें का सही आंसर क्या है? इसमें सत्य कथन साधना है कि सी आंसर आएगा। ठीक है, इसमें किसने दी थी? यानी कि बिल्ली और कुत्ते को एक समान कुल में रखा जाता है। ठीक है, और द्विनाम पद्धति भी लीनियस ने ही दी थी। ठीक है सर, इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो तीसरा नंबर और चौथा नंबर यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण श्रेणियों का सही क्रम है। तो सही क्रम कौन सा है? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, प्रभाग और जगत। ठीक है, ये वाला सही क्रम है, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला। अब आता है, हेक्सले किन के जनक है। ठीक है, यानी कि हेक्सले जो वैज्ञानिक है वो किन के जनक है? तो नियो वर्ग के जनक है। कौन से वर्ग की? नियो वर्ग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सभी सजीव एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो क्यों होते हैं संबंधित? क्योंकि उनके आनुवांशिक पदार्थ होता है, क्योंकि उनमें समान आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग क्या हो जाता है? मात्रा होती है। ठीक है, अलग अलग उसकी क्या हो जाती है? मात्रा हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है, द्विनाम जो पद्धति है नामकरण का अर्थ, पौधे का नाम दो शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो वो शब्द बताने हैं। ठीक है, तो कौन से दो शब्दों में लिखना है? जीनस और स्पीसीज में। ठीक है, जाति और वंश में लिखना है, जीनस और स्पीसीज में लिखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि इस स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, तो किसने लिखी थी? ये लीनियस ने लिखी थी। किसने लिखी थी? लीनियस ने लिखी थी। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से
सुमेलित मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो स्केलर नेचुरली है ना, वो किसने दी थी, लीनियस ने देखी थी, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है जो टैक्सोनॉमी है, उसके पितामह किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है। अब आता है वर्गीकरण की वह शाखा जो पादप वर्गीकरण, नामकरण और पहचान से संबंधित है, वो क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, सिस्टमेटिक कहलाती है। क्या कहलाती है, सिस्टमेटिक। अगला क्वेश्चन आता है, जाति होती है, जाति क्या होती है, तो जाति विकास की दृष्टि यानी कि विकास की जो विशिष्ट इकाई होती है। नंबर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन सी इकाई होती है, विकास की विशिष्ट इकाई होती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, शेर और बाघ, शेर तथा बाघ क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, समान है। शेर तथा बाघ क्या होते हैं, समान है। तो उनमें क्या समानता है, ठीक है, तो उनमें क्या क्या समानता है, कुल की समानता, यानी कि वो एक ही कुल में रखे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य गुण सजीव एवं निर्जीव निर्जीव जीवों की वृद्धि को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, भार, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि भार। अगर किसी चीज का भार आप रहता है ना, वो निर्जीव में रहता है और सजीव में भी रहता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, एक कोश की जीवों में वृद्धि देखी जाती है, ठीक है। तो एक कोश की जीवों में क्या देखी जाती है, वृद्धि, तो इसका आंसर हो जाएगा सरलता से डी ऑप्शन हो जाएगा। सरलता से अंतःपात्र संबंधर में सूक्ष्मदर्शी से देखें कर कोशिकाओं की संख्या को गिनकर, ठीक है, ऐसे वृद्धि देखी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, अधिकांश पादपों एवं उच्च जंतुओं में जनन और वृद्धि होती है, ठीक है, तो कैसी होती है उनमें, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परस्पर विशिष्ट घटना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खंडन यानी कि जनन का अलैंगिक प्रकार है, ठीक है, यानी कौन से जीवों में खंडन होता है अलैंगिक जनन के द्वारा, तो इसका बी हो जाएगा सही, ठीक है, यानी कि कवक तंतु में शैवाल और मॉस, ठीक है, इसमें होता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, जनन इनमें से किन प्राणियों की वृद्धि का पर्यायवाची है, तो कौन सी, इसका आंसर आ जाएगा नंबर ए, ठीक है, जीवाणु, एक कोश की शैवाल और अमीबा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहता, यद्यपि जीवन लगातार चलता रहता है, वाक्य से क्या स्पष्ट है, ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट है कि जनन यानी कि जीवों में जनन की क्रिया होती रहती है, हमेशा कोई भी जीव अमर नहीं होता, ठीक है। और उपापचय को सर्वोत्तम परिभाषित किया जाता है। उपापचय की जो क्रिया रहती है उसको किससे परिभाषित किया जाता है, शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग होता है, उससे परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसमें उपापचय की क्रिया संपन्न होती है, तो किसमें संपन्न होती है, यानी कि ए और सी दोनों में होती है, यानी सजीव निर्जीव में भी होता है और बिना कोशिका वाले तंत्र में भी होती है उपापचय की क्रिया संपन्न। अब अगला क्वेश्चन आता है कि उपापचय की जो क्रिया है, प्रक्रिया के क्या क्या कारण होते हैं, तो क्या क्या कारण होते हैं, वृद्धि होती है, परिवर्धन होता है, जीवित पदार्थों के कार्य होते हैं, यानी कि ये सभी होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, सजीवों में जैविक संगठन शुरू होता है, तो जैविक संगठन किसके द्वारा शुरू होता है, परमाणु स्तर से, ठीक है, किसके द्वारा, परमाणु स्तर से। अगला क्वेश्चन होता है, सजीवों के जैविक संगठन के स्तर को निरूपित कीजिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परमाणु होता है, फिर उनके बाद आणविक होता है, कोशिका बनती है, ऊतक बनता है, अंग और अंग तंत्र बनता है, ठीक है। अंग तंत्र के बाद व्यक्ति विशेष का क्या होता है, विस्तार होता है, ये जैविक संगठन है। अब नीचे दिए गए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य कथन पहचानिए, ठीक है, तो सत्य कथन को हमको पहचानना है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। अब उसके बाद आता है, जीवों के जैविक संगठन के स्तर के बारे में बताइए, ठीक है, तो जैविक संगठन के स्तर के बारे में बताना है, तो इसका बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, यानी कि परमाणु बनते हैं, उसके बाद अणु बनते हैं, कोशिका बनती है, ऊतक बनता है, अंग बनता है, अंग तंत्र बनता है, उसके बाद व्यक्ति विशेष का विकास होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य कथन पहचानी, ठीक है, तो सत्य कथन कौन सा है, डी नंबर का सत्य कथन है कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने बारे में जानता है, यानी कि मनुष्य में स्वचेतना होती है, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, वनस्पतिक जो वर्गीकरण है वो किस विज्ञान से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि पौधों का गणितीय अध्ययन जिनमें पहचानना और नामकरण तथा वर्गीकरण सम्मिलित हो, तो इसमें वर्गीकरण आता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, विकासशील वर्गीकरण पद्धति को क्या कहते हैं, ठीक है, तो विकासशील वर्गीकरण पद्धति को क्या कहते हैं,
इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि जाति वृत्ति पद्धति कहलाती। अब आता है स्पीसीज शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो स्पीसीज शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जॉन रे के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन रे के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है टैक्सॉन क्या है? ठीक है, तो टैक्सॉन क्या है? तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जाति वृत्ति वर्गीकरण पद्धति किस पर आधारित? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रम विकासीय संबंधों पर। किस पर? क्रम विकासीय संबंधों पर। अब आता है 36 नंबर का क्वेश्चन कि टैक्सा और टैक्सान से भिन्न होता है। क्यों होता है भिन्न? तो इसका आंसर है सी है, टैक्सान का बहुवचन होता है। ठीक है, अब आता है वर्गक क्या होता है? ठीक है, तो वर्गक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी किसी श्रेणी का एक वर्ग की समूह होता है वर्गक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है सोलेनम और पैंथरा क्या है? तो ये सोलेनम और पैंथरा क्या है? इसका बी आंसर, यानी कि वंश व वंश है। ठीक है, और अकेली जाति वाले वंश को क्या कहते हैं? यानी कि जो जाति अकेली रहती है वो कौन सा वंश बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, किसका? मोनोटाइप हो जाती है। कौन सी जाति कहलाती है? मोनोटाइप। अब आता है इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं है, यानी कि कौन सी श्रेणी का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फेबेसी। ठीक है, ये श्रेणी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि समान लक्षणों वाला आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वर्ग, कुल, वंश और जाति। ठीक है, अब आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी है? तो कौन सी एक श्रेणी है? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि प्रभाग और संघ। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका वास्तविक में अस्तित्व नहीं है? ठीक है, किसका अस्तित्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी, यानी कि जाति का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है नंबर 44 का कि वर्गीकरण जो प्रणाली है वो पदानुक्रम वाली जो प्रणाली है वो क्यों उपयोग में ली जाती है? ठीक है, तो क्यों उपयोग में ली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसमें प्रत्येक उच्च वर्गीकरण श्रेणी में समूह श्रेणियां आती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से एक लक्षण का सभी सजीवों द्वारा सभी पदानुक्रम स्तर पर क्रम समझाइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जीव द्रव्य संरचना का प्रकार। अब अगला क्वेश्चन आता है दो विभिन्न वंशों को समान वर्ग की श्रेणी में कुल में वर्गीकृत किया है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन इसके वर्गीकरण के बारे में सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है इसके वर्गीकरण के बारे में? तो इसका नंबर हो जाएगा ए सही है। ठीक है, कौन सा? ए सही, यानी कि समान वर्ग है लेकिन विभिन्न जातियां होती हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक श्रेणी एक एक वर्ग की श्रेणी से सभी का वर्गीकरण कर सकती है, यानी कि कौन सी श्रेणी विशेष वर्ग अन्य श्रेणियों का वर्गीकरण कर सकती है? तो ठीक है, तो सी नंबर इसका, यानी कि वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब वर्ग की का अध्ययन, जो वर्ग की का मुख्य स्रोत क्या है अध्ययन का? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों, यानी प्राणी का वास्तविक नमूना एकत्रित करना और प्राणी के वास्तविक नमूने को पहचानना, यानी कि ए और बी दोनों। अब आ जाएगा जाति वृत्ति पद्धति किसके द्वारा ली गई? तो जो जाति वृत्ति पर पद्धति है वो किसके द्वारा ली गई है? तो एंगर तथा प्रॉन्टल के द्वारा। किसके द्वारा? एंगर तथा प्रॉन्टल के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50 कि जीवों को वैज्ञानिक नाम दिया गया क्योंकि, क्यों दिया गया? क्योंकि क्योंकि उनमें ए और बी दोनों के लक्षण थे, यानी कि प्रत्येक जीव का केवल एक ही नाम हो और कोई जीव दोबारा प्रयोग में ना हो, इसीलिए दोनों ने क्या किया? वैज्ञानिक नाम दिया। ठीक है, अब वैज्ञानिक नाम छपते हैं और भाषा से उत्पन्न होते हैं। कैसे कैसे छपते हैं? तिरछे छपते हैं और लैटिन भाषा में उपयुक्त होते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। ठीक है, अब ICBN प्रदर्शित करता है, ICBN क्या प्रदर्शित करता है? तो इसमें ICBN का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है वर्गीकरण के सार्वभौमिक नियमों में नियमों नियमों में सत्य कथन छांटिए। ठीक है, यानी कि वर्गीकरण के सार्वभौमिक नियमों में सत्य कथन छांटना है। सत्य कथन क्या है? कि जैविक नाम, डी आंसर का, कि जैविक नाम सामान्यतः अंग्रेजी में होते हैं और तिरछे छापे जाते हैं। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा।
अब बारी आती है अगले क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंजीफेरा इंडिका एल के वैज्ञानिक हैं। तो मेंजीफेरा इंडिका एल के वैज्ञानिक कौन है? तो इसके लीनियस हैं। कौन है? लीनियस, यानी कि सी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक असत्य लिखा गया है? कौन सा वैज्ञानिक नाम असत्य है? ठीक है, तो इसमें कौन सा वैज्ञानिक नाम असत्य है? तो देखो, पैंथरा टाइगर ये सत्य है, मेंजीफेरा इंडिका ये भी सत्य है, पैंथरा लियो ये भी सत्य है, कोलंबा लिबिया ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा अगला क्वेश्चन, एक जाति जीवों का समूह है क्योंकि क्योंकि क्या होती है? वो स्वतंत्र रूप से प्रजनन और अंतः प्रजनन कर सके। ठीक है, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। अब बारी आती है, दो समान हेलोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दो समान हेलोफाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइसोटाइप कहलाते हैं। दो हेलोफाइट जो पादप रहते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटाइप। अब अगला क्वेश्चन आता है, पादप के वर्गीकरण में शब्द क्लेडिस्टिक किससे संबंधित है? ठीक है, तो पादपों में क्लेडिस्टिक शब्द किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, मतलब जाति वृत्ति वर्गीकरण से संबंधित है। ठीक है, अब आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पादपों के वर्गीकरण में वर्ग की संदर्भ में कुल को सूचित करता है? तो कौन सा वर्गीकरण कुल को सूचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलसी को। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ठीक है, ऐसे ही मैं और वीडियो अपलोड करूँगी। ये जो वीडियो है ना, वो एमपी टेड वर्ग की है, यानी कि इसमें इसमें आपका क्या हो रहा है? इसमें आपकी मतलब यूनिट फर्स्ट, यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण है। इसमें आपको ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आगे अपलोड करूँगी, जिसमें और 100 अपन एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, तो इससे आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे ही मैं हर यूनिट के कम से कम 100, यानी कि एक वीडियो में मैं 100 एमसीक्यू अपलोड करूँगी। तो ऐसे ही हर यूनिट के मैं 3 से 4 वीडियो अपलोड करूँगी, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो क्लास 11th 12th की बायोलॉजी की बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कि नीट है, वर्ग 1 है, टेट वर्ग 1, सेट है, नेट है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ठीक है, साथ ही चैनल को लाइक भी करना। ठीक है, थैंक यू। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि जंतुओं के वर्गीकरण की इकाई संघ पादपों के वर्गीकरण के नाम से वर्ग की पदानुक्रम स्तर के समान होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, यानी कि प्रभाग के द्वारा। ठीक है, अब आता है, जैसे कि हम वर्ग की पदानुक्रम में जाति से जगत की ओर जाते हैं, समान लक्षणों की संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाति से जगत की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी, लक्षण क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ये आंसर सही आ जाएगा। अब आता है, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? तो द्विनाम पद्धति किसने दी थी? लीनियस ने दी थी। किसने दी थी? लीनियस ने दी थी। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये हार्बेरियम जो सीट रहती है उसकी आमाप होती है। तो उसकी आमाप कितनी होती है? हार्बेरियम जो सीट रहती है उसकी आमाप होती है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर का 41 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 2949, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अब आता है, इंटरनेशनल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, कोलकाता, यानी इंटरनेशनल बोटेनिकल गार्डन एनबीजी स्थित कहाँ है? तो ये कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में। किस में है? लखनऊ में। ठीक है, अब आता है, फॉस्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ स्थित है फॉस्फेट रिसर्च इंस्टीट्यूट? यानी कि FRI। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में। कहाँ है? देहरादून। ठीक है, अब आएगा, एशिया का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहाँ है? संग्रहालय में। कहाँ है? संग्रहालय में। अब का विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय होता है ना, वो हावड़ा में। ठीक है, अब आता है, वर्ग की कुंजी वर्ग की सहायक साधनों में से एक है, जिसमें पादप और जंतुओं को पहचानना और वर्गीकृत किया जाता है। यह निम्न में से किसकी
बनाने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोग्राफ और फ्लोरा। ठीक है, दोनों का हो जाएगा, यानी दोनों को बनाने में प्रयुक्त की जाती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे विशाल हार्बेरियम कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ है सबसे विशाल हार्बेरियम? तो आता है केंद्रीय राष्ट्रीय हार्बेरियम कहाँ है? शिवपुर कोलकाता में है। ठीक है, ठीक है, कहाँ है? कोलकाता में। अब आता है, जो कवक रहते हैं वो आक्रमण से बचने के लिए हार्बेरिया के नमूने को किस रसायन द्वारा उपचारित करते हैं? तो किस रसायन द्वारा उपचारित करते हैं? तो मर्क्यूरिक क्लोराइड द्वारा। किसके द्वारा? मर्क्यूरिक क्लोराइड द्वारा। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से कौन सा वनस्पतिक उद्यान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? ठीक है, तो कौन सा वनस्पतिक उद्यान का महत्वपूर्ण कार्य है? तो यहाँ पादप की विविधता देखी जाती। ठीक है, तो क्या इसका महत्वपूर्ण कार्य है? विविधता देखी जाती। ठीक है, प्राकृतिक आवास तो प्रदान कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसको कृत्रिम आवास में रखते हैं हम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, हार्बेरियम संग्रहालय में पौधों के नमूनों को एकत्रित और सुखाकर दबाकर पर, ये सही है। ठीक है, वानस्पतिक उद्यान में जीवित पादपों को संदर्भ के लिए, ठीक है, संग्रहालय में पादपों एवं जंतुओं के चित्रों को, ये नहीं है। कुंजी प्रदर्शनों को पहचानने के लिए वर्ग की सहायता का साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चित्रों का संग्रहण होता है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन, वनस्पति उद्यान और प्राणी उद्यान होते हैं। तो वनस्पति उद्यान और जो प्राणी उद्यान है वो क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या होते हैं वो? स्थानिक और विदेशी जीव जातियों का संग्रह होते हैं। ठीक है, अब आता है, विश्व का सबसे विशाल वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो विश्व का सबसे वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो इसका आ जाएगा रॉयल बोटेनिकल गार्डन कीव, लंदन में। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला आपका एमपी टेट वर्ग में जो प्रीवियस ईयर में है ना, उसमें है, यानी कि ये क्वेश्चन आ गया है, यानी कि ये जो हम आपको वीडियो बना के भेज रहे हैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस की, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अब आता है, एक पुस्तक जिसमें विशिष्ट क्षेत्र के पादप में आवास, जलवायु, उसका विवरण और सूची की जानकारी होती है, क्या कहलाती है? यानी कि एक पुस्तक रहती है जिसमें सारी जानकारी होती है, तो वो क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोरा कहलाती। क्या कहलाती है? फ्लोरा। अब आता है, नियम पुस्तिका के बारे में सत्य कथन है। तो क्या है नियम पुस्तिका के बारे में सत्य कथन? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि नियम पुस्तिका रहती है ना, इसमें विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों की उपलब्धता और इन्हें एकत्रित करने के निर्देश होते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से वर्ग की सहायक साधन एक विशेष वर्गक है, जैसे गण या कुल की सभी सूचना देता है, तो वो कौन सा क्या है? वर्गक है। तो वर्गक कौन सा होता है? कौन सा है वो जो सबकी जानकारी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोग्राफ। क्या हो जाएगा? मोनोग्राफ। तो कौन? डी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है, पांच जगत के वर्गीकरण से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आता है, अरस्तु ने पादपों को आकार की तथा लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया, इन्हें श्रेणीबद्ध किया। तो किस में श्रेणीबद्ध किया इन्होंने? तो इसका आ जाएगा वृक्ष, झाड़ी और शाख में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी? ठीक है, तो वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की? जिन्होंने जगत को प्लांट और एनिमल बना। तो इसका आएगा कैरोलस लीनियर। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी एमसीक्यू है। ठीक है, क्या है? ये वाला भी एमसीक्यू है, ये आते हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अब आता है, एच.आर. हिटेकर की वर्गीकरण की पांच जगत पद्धति में कितने जगतों में यूकैरियोटिक्स आते हैं? तो कितने जगतों में आते हैं यूकैरियोटिक्स? तो ये आते हैं चार जगत में। कितने में? चार, यानी कि मोनोरा, यानी कि आपके कौन से जगत होते हैं? पांच जगत कौन कौन से होते हैं? मोनोरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, फंजाई। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पादप, फंजाई और एक होता है एनिमेलिया होता है, प्राणी जगत होता है। ठीक है, तो चार जगत में यूकैरियोटिक्स आते हैं और एक जगत में प्रोकैरियोटिक्स आते हैं। ठीक है, तो मोनोरा रहते हैं ना, वो एक कोशिक प्रोकैरियोटिक जीव है। ये क्वेश्चन आता है। अब असत्य कथन छांटिए। ठीक है, अब असत्य कथन क्या छांटना है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिड
पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। और आता है पिलाई और भिम्बरी। फिम्बरी जीवाणु कोशिका के चलन में मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया में कशाभ की कोशिकाओं का अभाव होता है। माइक्रोप्लाज्मा भित्ति रहित जीव है। तो ये तीनों सही ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो फिलाई और फिम्बरी है ना, वो जीवाणु कोशिका के चलन में मुख्य रूप से सहायक नहीं करती, ठीक है। अब आता है अगला, असत्य कथन को चुनिए, ठीक है। तो एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, ऑप्शन है आपका। और प्रोटिस्टा में प्रकाश और परपोषी पोषण की विधि होती है। कुछ कवक खाने योग्य होते हैं। मोनोरा में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका असत्य है? ये वाला कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कोशिका झिल्ली रहती है, मोनोरा में नहीं रहती, ठीक है। मोनोरा जगत में नहीं रहती। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सजीवों को जीवन के 3 प्रभागों जीवाणु, आर्किया, बैक्टीरिया को हाल ही में वर्गीकृत किया गया। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आर्किया के लिए शब्द है, ठीक है, सही सत्य है। तो आर्किया के लिए क्या सत्य है? आर्किया कैसा जीवाणु है? तो आर्किया पूरी तरह से यूकेरियोट्स में मिलता है, ये ऑप्शन है इसका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आर्किया में कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो अन्य यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होती, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है? सुनहरे शैवालों को डेस्मिड कहते हैं, यूकैरियोटिक्स को आवासीय जीवाणु कहते हैं, फाइकोमाइसीटीज को शैवालीय कवक कहते हैं, या साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल कहते हैं। तो कौन सा कथन जो है कि वो गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यूकैरियोटिक्स को आभासी जीवाणु भी कहते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका 88 नंबर। अब अगला क्वेश्चन आता है, कुछ जीवाणु रहते हैं ना, वो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में क्या हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च सांद्रता, लवणता, तापमान, पीएच में पनपते हैं। इन जीवाणुओं को क्या कहते हैं? तो इन जीवाणुओं को क्या कहते हैं? आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कीबैक्टीरिया। क्योंकि ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी और उच्च लवणीय सांद्रता में भी क्या होते हैं? पनपते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो थर्मोकोकस रहते हैं ना, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरिया, वो क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जो कोकस, मिथेनोकोकस और जो मिथेनोबैक्टीरिया रहते हैं वो होते हैं आर्कीबैक्टीरिया, जिसमें यूकैरियोटिक्स जैसा ऋणात्मक बलित डीएनए होता है और स्टोन नहीं होता। इसका ये सी आंसर सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन जो आते हैं वो मोनोरा टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण में क्या है? 5 जगत वर्गीकरण में सम्मिलित है। तो 5 जगत वर्गीकरण में किस किस को सम्मिलित है? तो 5 जगत वर्गीकरण में मोनोरा, प्रोटिस्टा, पादप, ठीक है। क्या क्या सही है इसमें? मोनोरा, प्रोटिस्टा और पादप जगत है, कवक है और एनिमेलिया, यानी कि इसका ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है सर्वाधिक विविधता किसमें पाई जाती है? तो सर्वाधिक विविधता किसमें पाई जाती है? एनिमेलिया में, यानी जंतु जंतु जगत में पाई जाती है, ठीक है। अब आता है, निम्न में से कौन से प्रोकैरियोटिक्स हैं और कौन से यूकैरियोटिक्स हैं? तो कौन से प्रोकैरियोटिक्स हैं और ना ही यूकैरियोटिक्स हैं? तो कौन है? ना प्रोकैरियोटिक है और ना यूकैरियोटिक है। तो वो कौन होते हैं? जीवाणु भोजी होते हैं। कौन होते हैं? जीवाणु, जो जीवाणु से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब आता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है? तो केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है? मोनेरा में होती है, ठीक है। अब आता है, शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है, उसमें पोषण का प्रकार क्या होता है, ठीक है। तो कौन सा पोषण का प्रकार होता है? हेलोफाइटिक। कौन सा? हेलोफाइटिक। अब आता है, वह एक कोशिकीय जीव जो पौधों तथा जंतुओं के मध्य संबंधित कड़ी होती हैं, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? युगलीना होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आप चैनल को तो ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि एक कोशिकीय जीव जो पौधों तथा जंतुओं के मध्य संबंधित कड़ी होती हैं, तो क्या होती है? वो युगलीना होती है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, आपके क्वेश्चंस थोड़े हल हो रहे हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, HR हिटेकर ये 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक्स को कहाँ स्थान मिला है? तो कहाँ स्थान मिला है?
अब अगला क्वेश्चन आता है एच आर हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकोरियोटिक्स को स्थान मिला है, तो किस में स्थान मिला? 4 जगतों में मिला है। कितने? यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आता है बैक्टीरिया का जीनोम होता है, तो बैक्टीरिया का जीनोम कैसा होता है? गोलाकार होता है, ठीक है। अब आता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में मुख्य अंतर किसकी संरचना में होता है? तो किसकी संरचना में होता है? बी, कोशिका भित्ति में आता है, ठीक है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका ये डी नंबर का आंसर ए विल्यू वैन हॉक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है आखिरी क्वेश्चन, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति का प्रमुख तत्व क्या है? ठीक है, तो जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति है ना, उसका प्रमुख तत्व क्या है? यानी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? अमीनो अम्ल और पॉलीसैकेराइड से। किससे बनी होती है? पॉलीसैकेराइड से। दोस्तों इसमें आपके 100 क्वेश्चन है ना एमसीक्यू, वो कवर हो चुके हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू वेरी मच।